बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू 24 से खुश आमदीद, जहाँ आपके लिए वो खबरें लाई जाती हैं जिनकी रसाई आप तक नहीं हो पाती। मलेशिया में पुलिस की रेड हुई है उन इलाकों पे जहाँ माइग्रेंट्स या वो लोग जिन्होंने सियासी पनाह ली होती वो रिहाइश पजीर थे, और तकरीबन 700 के करीब लोगों को जंगी कैदियों की तरह लाइन बनवाकर ट्रकों में लोड किया जाता है और फिर उनको वहाँ से डिटेंशन सेंटर शिफ्ट कर दिया जाता है। मलेशियन अथॉरिटीज़ का कहना यह है कि उन्होंने ये कदम कोरोना वायरस के बायस उठाया। उनके मुताबिक ये लोग अभी तक टेस्टों से बचे हुए हैं। बाकी पॉपुलेशन को महफूज करने के लिए उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मलेशियन अथॉरिटीज़ की तरफ से इंतहाई गैर इंसानी सलूक बरता गया। औरतों और बच्चों तक को जानवरों की तरह ट्रकों में डालते रहे। बैनुल अक़वामी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक मलेशियन सरकारी एहलकार ने अपना नाम डिस्क्लोज ना करने की शर्त पे उन्हें यह बताया कि ऐसी रेडें और भी होंगी और ये असल में इन माइग्रेंट वर्कर्स को अपने मुल्क से ख़त्म करने की तरफ एक पहला कदम है। यहाँ हम आपको ये बताते चले कि मलेशिया ने माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन 1975 को दस्तखत भी नहीं किया, जिसमें लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स के हकूक़ का ख्याल रखा गया। गुज़िश्ता कुछ सालों से आपको दुनिया भर में बहुत से ऐसे इक़दाम नज़र आएंगे, ख़ुसूसन तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ से, जहां सिक्योरिटी के नाम पर बहुत से कवानीन में तब्दीली और कुछ नए कवानीन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाया गया। मौजूदा हालात ने इस अमल में और तेज़ी पैदा कर दी है, पर इस सिक्योरिटी के नाम पर आम आदमी उतना ही इनसिक्योर होता जा रहा है और उसकी प्राइवेसी चंद मखसूस हाथों में सौंप दी गई है, जो उसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसका नाम रखा गया है आरोग्या सेतु, जिसके मानी है हेल्थ ब्रिज। ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने डेवलप की है और इसको हर खास व आम पे लाजिम किया गया है कि वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। ये ब्लूटूथ और जीपीएस बेस्ड एप्लीकेशन है जो यूज़र को अलर्ट करती है अपने करीब कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट से। बहुत से हलकों में अब ये सवाल उठ रहा है कि बज़ाहिर सिक्योरिटी के नाम पर या कोविड सिक्योरिटी के नाम पे ये ऐप यूज़र को कितना सिक्योर रख रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ताल्लुक हमारी प्राइवेट लाइफ से भी होता है। हम किस से राब्ते में हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमने किस किस साइट को विज़िट किया, ये तमाम डाटा भी एक्सेस किया जा सकता है। इस ज़मीन में इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस की गई है कि इस किस्म के इक़दामात या एप्लीकेशंस को लॉन्च करने से पहले कोई कानून होना चाहिए जो उस एंटिटी को बाउंड करे जो ये एप्लीकेशन रन कर रही है, कि वो क्या कुछ एक्सेस कर सकती है, और यूज़र को सिक्योर करे कि उसका पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं होगा। बदकिस्मती से सिक्योरिटी के नाम पर चाहे वो कोई भी मुल्क हो, दुनिया दिन ब दिन उतनी ही इनसिक्योर होती जा रही है।
और चंद मखसूस हाथों में कंट्रोल आता जा रहा है एक आम आदमी की जिंदगी का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मकसद यह था कि अवेलेबल रिपोर्ट्स के ज़रिए इस चीज़ का फैसला किया जा सके कि 3 माह पहले जो दुनिया भर के लिए पेंडेमिक इमरजेंसी नाफिज की गई थी, क्या अब हालात ऐसे हैं कि उसमें नरमी की जा सके। नाज़रीन, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक हम अभी तक इस वबा के असर से बाहर नहीं निकले और इमरजेंसी की इक़दामात कायम रखे जाएंगे। अगर आप देखें तो बरतानिया इस वक्त इटली के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क बन रहा है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस पाए गए हैं। इस वक्त ब्रिटेन में केसेस की तादाद 1,82,260 है और अमवात 28,131 हुई हैं। और स्टैटिस्टिक्स देखते हुए नज़र यूं आ रहा है कि जल्द ही यूके अमवात में इटली को पीछे छोड़ जाएगा। एंटीबॉडीज का नाम आपने खबरों में यहां भी सुना होगा। ये वो एंटीबॉडीज हैं जो कोरोना के रिकवर्ड पेशेंट्स में डेवलप होती है, ब्लड के जरिए उनसे हासिल किया जाता है, फिर इसको प्लाज्मा में तब्दील करके कोविड-19 पेशेंट्स को रिकवर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका में इस पर बहुत काम हो रहा है और यूके का कहना है कि इस माह के मिड तक उसके पास वॉलंटियर्स के काफ़ी सैंपल्स होंगे जिनको वो बाकी मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करेगा। इस तरीका इलाज को अपनाने के लिए पाकिस्तान में भी बहुत बातें हो रही, बल्कि कुछ जगहों पे तो ये भी कहा जा रहा है कि हम जल्द इन एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है। इंग्लैंड और अमेरिका का हेल्थ सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। उनके पास हर एक का जो कभी हॉस्पिटल आया कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड है, बल्कि कुछ जगहों पे तो डीएनए आर्किटेक्चर भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब इन एंटीबॉडीज के जरिए जहां आप इलाज के लिए जिस्म में जरासीम डालते हैं कि वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें, वहां वो जरासीम डोनर की बीमारियों को भी साथ लेके जाता है। अब इस चीज का हतमी फैसला करना बहुत जरूरी है कि जिस किसी का आप सैंपल ले रहे हैं उसको हेपेटाइटिस, टीबी या इस तरह की मौलिक बीमारी कभी नहीं रही और वो कोरोना के अलावा सही मानों में सेहतमंद इंसान था। वरना कोरोना का इलाज तो शायद आप कर पाए इस तरीके से, लेकिन एंटीबॉडीज लेने वाला वो मरीज कुछ और मौलिक बीमारियों को अपने जिस्म में दाखिल कर लेगा जो मौत का बायस भी बन सकती है। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की खबर दुनिया भर में फ्रंट पेज का हिस्सा बनी है। जो इत्तलात हमारे ज़राए से उर्दू 24 को मिली हैं, साजिद हुसैन एडिटर थे ऑनलाइन बलोच वेबसाइट के, जो 2012 में डेथ थ्रेट्स के बाद पाकिस्तान से स्वीडन हिजरत कर लेते हैं और वहाँ की हुकूमत उनके हालात की जांच पड़ताल करते हुए उनको अपने यहाँ पॉलिटिकल असाइलम दे देती है। साजिद हुसैन की अहलिया शहनाज का मकामी न्यूज़पेपर डॉन को बताते हुए कहना है कि उनके शौहर अक्सर इन खदशात का इजहार करते थे जैसे उन्हें कोई फॉलो करता है या कोई उनकी ताक में रहता है। साजिद हुसैन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। चीज़ें उनकी ज़िंदगी में वहाँ तब्दील होना शुरू होती हैं जहाँ वो लिखना शुरू करते हैं पोस्ट
डिसअपीयरेंसेस के बारे में, और साथ ही पाकिस्तान में एक ड्रग के बड़े व्यापारी को भी उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। सितंबर 2012 में उनकी फैमिली के मुताबिक कुछ नकाबपोश अफराद अचानक ज़बरदस्ती उनके घर में दाखिल होते हैं। साजिद हुसैन को घर में ना पाते हुए उनका लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें वहां से मिलते हैं अपने साथ ले जाते हैं। यूं साजिद हुसैन अपनी वाइफ, 2 बच्चों और अपने सिक्योर मुस्तकबिल के खातिर UAE से होते हुए ओमान, युगांडा और 2018 में स्वीडन पहुंच जाते हैं। स्वीडन में रहते हुए एज एडिटर इन चीफ एक ऑनलाइन मैगजीन का इजरा करते हैं, बलूचिस्तान टाइम्स के नाम से। प्रेस फ्रीडम चैरिटी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 39 साल साजिद हुसैन अपसला यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के ख्वाहिशमंद थे। अपसला में एक प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन हायर की उन्होंने। 2 मार्च को अपने नए फ्लैट की चाबियां जो अपसला में उन्होंने हायर किया था कलेक्ट करने के लिए स्टॉकहोम से ट्रेन के ज़रिए अपसला का सफ़र इख्तियार करते हैं, जो कि 56 किलोमीटर के फासले पे है। पर पुलिस का कहना है कि उनको ट्रेन से उतरते हुए नहीं देखा गया। 2 मार्च को दिन 2 बजे उनकी अपनी फैमिली से बात होती है और फैमिली का कहना है कि वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने फैमिली को तसल्ली भी कराई कि वो जल्द उनको स्वीडन शिफ्ट कर लेंगे। इस गुफ्तगू के बाद उनका फ़ोन फिर बंद मिलता है। पुलिस के मुताबिक 23 अप्रैल को उनकी डेड बॉडी फीरी रिवर से बरामद होती है, जो कि अपसला के करीब है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इनिशियल फाइंडिंग्स के मुताबिक पुलिस को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के शवाहिद नहीं मिले, पर उनका कहना है कि हतमी फैसला करने में कुछ टाइम दरकार होगा। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप दाइश ISIS ने इराक में पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर अटैक किया है और कम से कम 10 फौजी इस अटैक के नतीजे में अपने जान से गए। अब यहाँ तशवीशनाक बात यह है कि 2017 में इस रीजन में इराकी फोर्सेस ने दाइश को शिकस्त दे दी थी और ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि यहाँ इस ग्रुप का कभी दोबारा किसी किस्म की कोई कार्रवाई करना मुमकिन होगा। अब ये लम्हा फिक्रिया है कि दाइश एक मरतबा फिर 2 साल बाद अपने कदम उन इलाकों में मजबूत कर रही है जहाँ से उसको सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था।